तो आज की जो मेरी बुक है वो मैंने रीड की ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बुक बडी, जो कि एक पाकिस्तानी बुक ट्यूबर हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी वीडियोस मैं काफ़ी रेगुलरली देखता हूँ। जिस वीडियो में बुक बडी ने इस बुक का, इस नावल का रिव्यू किया, इन दैट वीडियो ही क्लेम्ड टू हैव read 2000 plus books and out of those books this was his favorite। अब इतनी तारीफ़ की है तो रीड तो करना बनता है। तो नावल का नाम है मन चले का सौदा बाय अशफाक अहमद साहब। इससे पहले कि इस नावल की मैं तारीफ़ें स्टार्ट करूं आपके सामने, जो कि बहुत सारी हैं, मैं एक बात आपको बता दूं जिसने मुझे इस नावल को पढ़ने में काफ़ी इरिटेट किया, और वो ये कि ये नावल जो है स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। जितनी भी सीन क्रिएशन इसमें बताई गई है वो बहुत डिटेल में होती है। सुबह का वक्त था, सूरज तुलू हो रहा था, हवा चल रही थी, मट्टी उड़ रही थी, मुर्गा अजान दे रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी, कौवा। शायद यही वजह है कि इस नावल पे एक ड्रामा भी पिक्चराइज हुआ, या तो 1991 में या 1997 में। आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने इसका ड्रामा भी देखा नावल पढ़ने के बाद। उस वक्त मेरा खाली एक फ़ोकस था कि मैं देखूं कि जो किरदार हैं इसमें वो कैसे निभाए गए हैं। और मैंने एक बात ख़ास तौर पे नोट की, जो उसमें एक्ट्रेसेस थी उस टाइम की, यंग एक्ट्रेसेस, जैसे कि ताहिरा सलीम, आरफा सिद्दीकी और दूसरी एक्ट्रेसेस। क्या ग्रेस था उनकी पर्सनैलिटी में, क्या ठहराव था उनकी डायलॉग डिलीवरी में। लग रहा था कि किसी महज़्ज़ब माशरे से ताल्लुक़ रखती हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल के ड्रामों में ये देखने को नहीं मिलता। शायद आज की स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कमिंग बैक टू बुक रिव्यू, इस नावल में कनेक्ट किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ सूफीज़म को साइंस के साथ। आम तौर पे हमें गुमान भी नहीं होता कि ये जो दो इतने बड़े टॉपिक्स हैं इनका आपस में कोई कनेक्शन भी होगा, कोई इसको कंपेयर भी करेगा। लेकिन इस नावल में ये बताया गया है कि सूफीज़म में आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप साइंस में मेहनत ना करें, साइंस में जोर ना लगाएं और साइंस में कामयाबी हासिल ना करें। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, और ये बेस्ट पार्ट है इस नावल का। एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस बात के लिए एग्जांपल दिया गया गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम, जब मुसलमान जो थे वो अपनी पीक पे थे। वो कौन सा दौर था? वो दौर था जब मुसलमान साइंस में तरक्की कर रहे थे, साइंस में आगे थे। द लाइक्स ऑफ इब्न सीना, जाबिर बिन हयान, अल ख्वारिज़मी, ये वो लोग थे जो साइंस पढ़ते थे, उस पे भी गौर करते थे, और कुरान भी पढ़ते थे, उस पे भी गौर करते थे। और आज दुनिया गवाह है उनकी अचीवमेंट्स की, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान। इस नावल में से जितने भी मैसेजेस, लेसन्स मैंने लर्न किए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि सारे मैसेजेस, सारे लेसन्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आपको सब पे गौर करना चाहिए। पहला लेसन जो मैंने सीखा इस बुक में से वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ इबादत। जब हम इबादत के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में नमाज आती है, रोज़ा आता है, ज़कात आती है, और दूसरे जो फ़राइज़ हमें अंजाम देने हैं वो आते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, इबादत का हिस्सा हैं। लेकिन इस नावल में इबादत की जो डेफिनेशन है उसको मज़ीद वसी किया गया है कि हमारा जो रोज़मर्रा का काम होता है वो भी इबादत है। अगर मैं जॉब करता हूँ 9 to 5, उसको मैं डेडिकेशन के साथ करता हूँ तो मैं इबादत कर रहा हूँ। अगर एक हाउस वाइफ है जो कि खाना बनाती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है, वो भी इबादत कर रही है। तो हमारे जहन में जब ये आता है ना कि हमें अपनी आखिरत संवारनी है, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के पीछे, रोज़ा रखने के पीछे और बाकी जो फ़राइज़ हैं उनके पीछे जाते हैं। हमारे जो रोज़मर्रा के जो काम हैं, अगर हम उसको भी डेडिकेशन के साथ करें
तो हम इबादत ही करेंगे और आखिरत में सवाब पाएंगे, अजर पाएंगे। दूसरी बात, जो फ़िरका वारियत है इस्लाम में, सवाल ये है कि ये जितने फ़िरके हैं इनमें से सबसे बेहतर कौन है। और हम आपस में जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, दूसरे को गलत और ख़ुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये सिलसिला रुक नहीं सकता? तो जवाब आता है इस नावल में, ज़रूरत नहीं है। कौन सा फ़िरका दुरुस्त है या गलत, इसका फ़ैसला अल्लाह ताला करेगा। हमें जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम मुसलमान हैं और हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, हमें यूनिटी शो करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, यूनिटी कम्स विद डाइवर्सिटी, वही कॉन्सेप्ट है। तीसरी बात, नॉवल को रीड करते हुए एक लफ्ज़ मेरे सामने से गुज़रा, तसव्वुफ़। उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी गई है कि अपने अखलाक को बेहतर करना, कंटिन्यूसली कोशिश करना अपने अखलाक को बेहतर करने की, इसका मतलब है तसव्वुफ़। आम तौर पे लोग क्या करते हैं कि वजीफ़े पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं और समझते हैं कि उनका जो किरदार है वो बेहतर हो रहा है, उनकी आखिरत बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अपने अखलाक दुरुस्त करने पड़ेंगे और अपने मामलात भी। वही बात है कि आपके कॉल और फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। चौथी बात, द पावर ऑफ फोकस्ड माइंड। तो किस हद तक एक फोकस्ड माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है दैन एन अनफोकस्ड माइंड, इस बात को भी एक्सप्लेन किया गया है। और जो एग्ज़ाम्पल यूज़ की गई है, माइंड ब्लोइंग। जो सूरज होता है, जब वो निकलता है, वो आपको रोशनी देता है, आपको गर्माइश देता है, और जो कुछ पौधे होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, उनकी भी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं जो कि वो पूरी करता है। लेकिन उसकी जो गर्माइश होती है वो आपको जलाती नहीं। एक एक्सपेरिमेंट है, मैंने बचपन में बहुत किया है, बहुत शौक़ से करता था, आप लोगों ने भी शायद किया होगा। आप माइक्रोस्कोप लें, उसको पेपर के सामने रखें और सूरज की जो रोशनी है उसको उसमें से गुजारें। जो पेज है वो जल जाता है। सूरज की रोशनी फैली हुई है तब वो नहीं जला रही, लेकिन जब वो फोकस हो जाती है एक पॉइंट पे, एक नुक्ते पे, तो वो उसको जला देती है। पांचवी की छठी है अगली बात, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। जब हम मर जाएंगे तो हमसे अल्लाह ताला वो कौन सी चीज़ है जो छीन लेगा? टाइम, वक्त। ऐसा हो सकता है कि हम जन्नत के दरवाज़े पर खड़े हों और हमारे जो गुनाह हैं वो हमारे सवाब से थोड़े से ज़्यादा हों। क्या उस वक्त हम अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दें? हम दुनिया में जाते हैं, थोड़ा सा सवाब कमाते हैं और वापस आते हैं, एक ठुड्डा पड़ेगा और हम सीधा दोज़ख में जाकर गिरेंगे। तो वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए गलत कामों में और गलत लोगों में। अगली बात है सॉल्यूशन टू कलेक्टिव प्रॉब्लम। तो हर माशरे में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका आप सॉल्यूशन तलाश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में, और आए दिन ऐसे वाक़यात जो हैं पाकिस्तान में होते रहते हैं, कभी रिपोर्ट होते हैं, कभी नहीं होते। तो क्या इस तरह के प्रॉब्लम्स वेस्ट में नहीं है, मगरिब में नहीं है? बिल्कुल है। क्या उन्होंने इसके सॉल्यूशंस निकाले? बिल्कुल निकाले। क्या वो उस सॉल्यूशन से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कामयाब हुए? शायद, इसका मुझे नहीं पता। लेकिन मैसेज ये है कि उनका जो सॉल्यूशन है उसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारा अपना कल्चर है, हमारे अपने वैल्यूज़ हैं, जो हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए वो अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगेन, अशफाक अहमद साहब का जो एग्ज़ाम्पल है और जो उनका लिखने का तरीका है, कहते हैं कि जब सैलाब तुम्हारे घर में आएगा तो उसको किसी और की मट्टी से नहीं रोक सकते, घर की मट्टी लेनी पड़ेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बड़ा प्यारा वाक़या इसमें बताया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि मेरा वो कौन सा फ़ेल है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ताकि मैं सबसे ज़्यादा उसी फ़ेल को अंजाम दूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे तेरी वो बचपन की आदत सबसे ज़्यादा पसंद थी कि
जब चाहे जितनी भी तेरी माँ जो है तुझे डांटे, मारे या पीटे, एंड ऑफ द डे तू उसके पास वापस चलाया जाता था, उससे चिमट जाया करता था। और मैसेज बेसिकली यही है कि आपको अल्लाह ताला के साथ भी ऐसे ही करना है कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें चाहे जितनी मायूसी हो, जितनी आपको ठोकरें मिलें, क्योंकि ये सब कुछ लिखी हुई हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हैं। एंड ऑफ द डे आपको अल्लाह के पास ही जाना चाहिए, उससे मायूस नहीं होना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। आखिरी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं और कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल भी पीपल ओपिनियन को ना मैटर करें। आप ये ना सोचें कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आप हैं, आपके अलावा 100 लोग हैं और उन 100 के 100 लोगों का जो ओपिनियन है वो आपके बारे में आप करेक्ट कर सकें। ये आपको इसकी स्टोरी में नज़र आएगा कि जो मेन लीड करैक्टर है इरशाद, वो सूफीज़म की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन डिफरेंट लोगों से जब उसके ओपिनियन लिए जाते हैं तो कोई उसकी तारीफ़ करता है, कोई उसकी बुराई करता है। तो आज के बुक रिव्यू में इतना ही। क्या आपको ये बुक पढ़नी चाहिए? एब्सोल्युटली, मैं आपको टोटली रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या मेरा रिव्यू कंप्लीट था, कॉम्प्रिहेंसिव था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं और मैं जो बेस्ट बातें मुझे समझ में आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए?